record on this computer. ठीक है, कल हमने क्या देखा था, राइट? एक क्विक रिवीजन देखते हैं हम। कल हमने देखा कि कार्बन के टाइप होते हैं sp3, sp2 एंड sp। उनमें से ये दो प्लेनार है, तो प्लेनार वाले हमेशा अकायरल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनका तो चांस ही नहीं है, छोड़ दो। बस sp3 कार्बन में दो टाइप के होते हैं, चारों के चार डिफरेंट अगर ग्रुप है तो उसे असिमेट्रिक कार्बन कहा जाता है, असिमेट्रिक कार्बन। और दूसरा होता है सिमेट्रिक कार्बन, यानी चारों में से कोई भी दो कम से कम ग्रुप सेम हो, तो ये ही होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव यानी कायरल, और ये होते हैं अकायरल। सो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मॉलिक्यूल को sp3 होना जरूरी है और उसमें कार्बन असिमेट्रिक होना जरूरी है। कार्बन एक भी असिमेट्रिक हो सकता है या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा अगर कार्बन असिमेट्रिक है तो उसके बारे में हम थोड़ा बाद में देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमको वन असिमेट्रिक कार्बन पर ही फोकस करेंगे, ठीक है? तो अभी तक ऑप्टिकल एक्टिविटी में हमने क्या देखा है, देखिए कायरल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और हमको देखना चाहिए अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स यानी नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स, असिमेट्रिक कार्बन एटम यानी चारों के चार ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, चारों के चार, तीन नहीं मैं बोल रहा हूं, चार, चार ग्रुप डिफरेंट होने के लिए sp3 ही होना चाहिए। अगर उसमें जीरो असिमेट्रिक कार्बन है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है यानी अकायरल है। अगर उसमें वन असिमेट्रिक कार्बन है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव ही होता है यानी कायरल होता है। अगर कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा असिमेट्रिक कार्बन है तो क्या होता है, ये हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम देखेंगे कि ये क्या होता है, देखेंगे, लेकिन अभी तक के लिए इसको टेंशन मत लो। सो एक असिमेट्रिक है तो एक्टिव, एक भी असिमेट्रिक नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, इतना तो याद रखना है। चलिए यहां तक क्लियर है क्या? बोलिए जरा, अरे बोलो, बाकी लोग कहां गए? चलो कमान, क्विक क्विक रिस्पॉन्स चाहिए मुझे। चलो उसके बाद है फॉर एग्जांपल, यहां पर अगर हम मॉलिक्यूल देखेंगे, ये वाला मॉलिक्यूल, तो यहां पे ये वाला कार्बन अगर आप देखेंगे तो अरे नहीं, ये असिमेट्रिक है क्या? देखिए पहला वाला कार्बन असिमेट्रिक है या नहीं, बोलो यस और नो, फटाफट बोलो बेटा। नो, क्यों नहीं है बेटा? व्हाई इट इज नॉट असिमेट्रिक? व्हाई इट इज नॉट असिमेट्रिक, बोलो जरा। यस, दो हाइड्रोजन है, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ये वाला बोलो, आगे वाला असिमेट्रिक है या नहीं, बोलो जरा, बोलो बोलो, कमान कौन कौन कौन, क्विक क्विक क्विक। नो, क्यों? क्यों बोलो, बोलो बोलो बोलो। sp2, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है। वैसे ही ये भी sp2 है, ये वाला है sp3 और इसको है तीन हाइड्रोजन चिपके हुए, राइट? तो इसमें जीरो हाइड्रोजन असिमेट्रिक है, ये सी स्टार का मतलब होता है असिमेट्रिक कार्बन, एक भी असिमेट्रिक नहीं है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। उसके बाद इसको अगर देखोगे तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्टिकली एक्टिव है, ये वाला कार्बन एक ही ऑप्टिकली, सॉरी असिमेट्रिक है, असिमेट्रिक, हाँ असिमेट्रिक कार्बन के बारे में बात कर रहा हूं, जरा ठीक से देखिए। असिमेट्रिक का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव ऐसा नहीं होता, असिमेट्रिक यानी चारों ग्रुप डिफरेंट, इतना ही होता है। लेकिन एक ही कार्बन अगर असिमेट्रिक है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, एक ही कार्बन असिमेट्रिक है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। लेकिन अगर यहां पे देखोगे, क्या किया है इसने यार, इसको CH2 कर देंगे ठीक से जरा, बहुत ही गंदा गंदा कुछ होता है कभी कभी, तो इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। ये मेरे ख्याल से CH2 है यहां पे, देखो ये
तो एक ही इसमें एक कार्बन और दो कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है। जब दो दो कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है तो दो दो कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव है, असिमेट्रिक है, तो क्या होगा? दो कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? दो कार्बन असिमेट्रिक। दो कार्बन अगर असिमेट्रिक है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है कि नहीं? तो उसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन हम देखेंगे थोड़ा बहुत देखेंगे उसके बारे में बाद में। तो सिंपल सी बात है, एक भी अगर कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, एक कार्बन असिमेट्रिक है तो ऑप्टिकली एक्टिव, दो कार्बन असिमेट्रिक है तो क्या होता है बाद में देखेंगे, अभी तो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बताऊंगा। सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज मींस एग्जैक्टली सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स, ये होना चाहिए। सुपर इंपोजेबिलिटी शुड बी चेक्ड विदाउट रोटेटिंग मिरर इमेज। मतलब अगर आपके पास ये मिरर है और ये आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसकी ये इमेज है, तो ये इसके ऊपर सुपर इंपोज हो रही है या नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ऐसे ही उठा के इस पर रखना होगा, ना कि पहले इसको रोटेट करो और फिर बाद में ऐसा करो। नो, ऐसे नहीं चेक करते। विदाउट रोटेटिंग जैसी है वैसी ही रखो। तो यहां तक ये हुआ। चलो अब आगे चलते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब क्या है? चलिए सबसे पहले इसको देखो। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन वो लाइट को अलग अलग तरीके से रोटेट करते हैं। मतलब कोई 20 डिग्री से रोटेट कर रहा है, कोई -20 डिग्री से रोटेट कर रहा है। माइनस मतलब लेफ्ट की तरफ, प्लस मतलब राइट की तरफ। तो एक कंपाउंड है तो इसके कई सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, कई सारे बहुत सारे होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट थोड़ी बहुत अलग कर दी। देखिए इधर का CH3 अगर इधर लगा दिया, इसको इधर लगा दिया, तो मतलब अरेंजमेंट अलग अलग हो जाती है। तो इसके कई सारे आइसोमर्स होते हैं जिनका स्केलेटन सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन लाइट का रोटेशन अलग अलग है, तो उन्हें कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। वैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स के बहुत सारे टाइप है, डायस्टेरियोमर्स वगैरह वगैरह, लेकिन हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप पढ़ने के लिए है, वो है इनैंशियोमर। ऑप्टिकल आइसोमर का एक स्पेशल टाइप है इनैंशियोमर्स। तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स, मतलब इसमें ABCD कंपाउंड एक ही है, उसके 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स है। मतलब ये हर एक लाइट को अलग अलग तरीके से रोटेट कर रहा है। तो इन सभी को एक दूसरे के डायस्टेरियोमर्स कहते हैं, डायस्टेरियोमर्स। लेकिन इनमें से दो लोग ऐसे रहेंगे, जो लाइट को एग्जैक्टली अपोजिट रोटेट करते हैं। मतलब एक ने अगर उस लाइट के प्लेन को, ये होता है लाइट का प्लेन मान लीजिए, एक ने अगर ऐसे लेफ्ट की तरफ 20 डिग्री सेल्सियस रोटेट किया तो दूसरा करेक्टली राइट की तरफ 20 डिग्री सेल्सियस रोटेट करता है। जबकि ये डी वाला 30 डिग्री सेल्सियस रोटेट कर सकता है, ये वाला 40 कर सकता है। लेकिन दो लोग ऐसे रहेंगे, ये दो, कि एग्जैक्टली अपोजिट। देखिए ये वाला, और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए और एक कंपाउंड है, यानी एक कंपाउंड X, और इसके आइसोमर्स है, बहुत सारे ऑप्टिकल आइसोमर्स है, देयर आर मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अब इनमें से कोई क्या कर रहा है?
लाइट को +20 से रोटेट कर रहा है, +20 डिग्री से। प्लस मतलब राइट की तरफ, माइनस मतलब लेफ्ट की तरफ। कोई क्या कर रहा है, +30 रोटेट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, -20 रोटेट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, +40 डिग्री रोटेट कर रहा है, कोई +50 डिग्री रोटेट कर रहा है, कोई -40 डिग्री रोटेट कर रहा है, कोई 60 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो ये सभी के सभी एक दूसरे के डायस्टेरियोमर हुए, क्योंकि सभी X इसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स है। लेकिन इनमें से इनैंशियोमर कौन है? फॉर एग्जाम्पल इसका कोई इनैंशियोमर है क्या, और है तो कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बोलो इनैंशियोमर कौन होगा? यस, दिस थर्ड वन विल बी द इनैंशियोमर. थर्ड वन विल बी द इनैंशियोमर. चलिए, इसका कोई इनैंशियोमर है क्या इनमें से? इसका इनैंशियोमर है क्या? नो, नो, क्योंकि -30 होना चाहिए। एग्जैक्टली अपोजिट रोटेट करेंगे तो ही इनैंशियोमर है एक दूसरे के। इसका कोई इनैंशियोमर है क्या? यस, 6th वाला इसका इनैंशियोमर है। इसका तो इस तरीके से ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट लाइट को रोटेट करते हैं, उन्हें इनैंशियोमर कहा जाता है। उसके बाद यह भी पाया गया कि इनैंशियोमर्स को अगर देखा जाए तो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। मतलब लैक्टिक एसिड फॉर एग्जांपल देखिए आप, ये लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है। अरेंजमेंट अलग अलग है। हाँ, कैसे अरेंजमेंट अलग अलग है? मान लीजिए ये मिरर मैं हटा भी देता हूं, पहले तो इसको छोड़ दो। लैक्टिक एसिड के ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इनके अरेंजमेंट सेम नहीं है। क्योंकि इसके COOH के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में OH है, जबकि यहां पर COOH के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में OH है। तो किस तरीके से रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट है दोनों में, ये समझ में आया? बोलो जरा, इन दोनों में रिलेटिव अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट है, समझा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में फर्क है। तो ये पाया गया, ये इसका इनैंशियोमर है। मतलब लाइट को एग्जैक्टली अपोजिट क्या करते हैं, वो रोटेट करते हैं। दूसरी बात ये भी पाया गया कि इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह काम करते हैं। जरा देखो जरा, 1 की मिरर इमेज अगर निकालोगे तो बिल्कुल 2 की तरह दिखेगी कि नहीं? हाँ। सो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में जो इनैंशियोमर होते हैं, वो इनैंशियोमर एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह काम करते हैं। सो दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इसीलिए कहा गया है ऑप्टिकल आइसोमर्स which are mirror images of each other are called enantiomers. Optical isomers which are mirror images of each other are called enantiomers. For example, 1 and 2 are enantiomers. मतलब this 1 and these 2 are enantiomers of each other. उसके बाद क्या बोला? अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो उसका इनैंशियोमर लियो रोटेटरी होगा। वो तो पता ही है ना, जो इनैंशियोमर अगर ये एक राइट को घुमाता है तो दूसरा लेफ्ट को। अगर हम इनैंशियोमर को इक्विमोलर मिक्सचर बनाते हैं, मतलब दोनों के इक्वल नंबर ऑफ मोल्स मिक्स करते हैं, मतलब
क्या होगा, वो लाइट को रोटेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि एक इनैंशियोमर क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ रोटेट करना चाहेगा, दूसरा राइट की तरफ, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सो द इक्विमोलर मिक्सचर अगर इनका लिखते हैं हम, इक्विमोलर मतलब दोनों की मोलैरिटी, कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएगा। तो ऐसा मिक्सचर क्या करता है, लाइट को रोटेट नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि एक राइट को रोटेट करता है तो दूसरा लेफ्ट को रोटेट करना चाहता है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो ऐसे मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर कहा जाता है। ऐसे मिक्सचर को क्या कहा जाता है, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर, द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनैंशियोमर्स इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। और इनैंशियोमर को एक दूसरे के साथ मिक्स करने के बाद रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, राइट। इनैंशियोमर्स को एक दूसरे के साथ मिक्स करने के बाद रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रेसमाइजेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है रेसमाइजेशन। रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि उसमें इनैंशियोमर्स रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते, ड्यू टू एक्सटर्नल रेसमाइजेशन। अब ये क्या होता है थोड़ा सा देखना होगा, इसको जरा बाद में देखेंगे। उसके बाद अगर किसी सॉल्यूशन में दो इनैंशियोमर्स है E1 एंड E2, तो इन दोनों को अगर सेपरेट करना चाहते हो, मतलब E1 और E2 ऐसे सेपरेशन करना है, तो दो इनैंशियोमर्स को सेपरेट करने की प्रोसेस को कहा जाता है रिजोल्यूशन। तो हमने देखा रेसमाइजेशन यानी दो इनैंशियोमर को मिक्स करना, और रिजोल्यूशन यानी दो इनैंशियोमर्स को एक दूसरे से सेपरेट करना। रेसमाइजेशन, रिजोल्यूशन एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेसेस है। अब यहां पे एक वर्ड आया है एक्सटर्नल रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन का मतलब होता है, रेसमाइजेशन का मतलब होता है एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करना, एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करना। अब हमने देखा कि दो इनैंशियोमर्स अगर है तो लाइट को वो अपोजिट डायरेक्ट मतलब डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, इसलिए वो ये हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। अब ये एक्सटर्नल की बात क्या है जरा देखता हूं। एक मेजो कंपाउंड नाम की एक चीज होती है, मतलब दो, अगर किसी कंपाउंड में, मैं जरा इसको बड़ा कर दूं, अभी तक हमने क्या देखा, एक ही असिमेट्रिक कार्बन, ठीक है। अभी देखेंगे अगर देयर आर टू असिमेट्रिक कार्बन्स, टू असिमेट्रिक कार्बन्स, अब दो असिमेट्रिक कार्बन होने के बाद कभी कभी क्या होता है जरा देखो, ठीक से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। दो असिमेट्रिक कार्बन होने के बाद कभी कभी क्या होता है और कभी कभी क्या नहीं होता। एक असिमेट्रिक कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव होता ही है, हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, हमेशा रहेगा। अगर दो असिमेट्रिक कार्बन है तो क्या होगा जरा देखिए। मैं एक सिंपल मिरर इमेज निकालता हूं, एक मिनट जरा। एक कंपाउंड निकाल रहा हूं मैं कार्बन का, ठीक है ना।
ये दो यहां पे ऑफकोर्स ये कार्बन और ये कार्बन है। अब मान लो यहां पे ए ग्रुप है, यहां पे भी ए ही ग्रुप है, ठीक से समझ रहा है ना। यहां पे बी ग्रुप है, यहां पे भी बी ग्रुप है, यहां पे सी ग्रुप है, यहां पे भी सी ग्रुप है। अब मुझे बताइए ये वाला कार्बन असिमेट्रिक है या नहीं है? बोलो जरा। नागेश दिमाग लगाओ यार। बाकी के लोग क्या कर रहे? यस, ठीक है। हाँ, ये वाला कार्बन असिमेट्रिक है, ये वाला आगे वाला कार्बन, ये वाला कार्बन असिमेट्रिक है या नहीं? ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज अगर हम निकालेंगे, ये मिरर इमेज अगर इसकी निकालेंगे, तो जरा देखो इसकी मिरर इमेज एग्जैक्टली इसके जैसी आती है या नहीं। देखो आप, ऐसे ही आती है। इमेजिन करो, यही इसकी मिरर इमेज आएगी। देखो जरा, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों कंपाउंड्स, इसमें तो दो असिमेट्रिक कार्बन है लेकिन फिर भी सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस फॉर्म कर रहा है। अब इस मिरर इमेज को उठा के इसके ऊपर अगर एग्जैक्टली रखना चाहोगे तो रख पाते हो। ठीक है ना, देखो जरा ठीक से। ठीक है, तो अगर ये सुपर इंपोजेबल है तो ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल है या अकायरल है? तो ऑप्टिकली क्या होगा? ये इनएक्टिव, मतलब ये अकायरल हो गया मॉलिक्यूल। मतलब भले ही दो असिमेट्रिक कार्बन है, मतलब असिमेट्रिक यानी ऑप्टिकली एक्टिव ऐसा नहीं होता। समझ में आया क्या? अगर दो दो असिमेट्रिक है तो ऐसा होता है, तो ये अकायरल है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अब इसी कंपाउंड को थोड़ा अलग तरीके से देखोगे आप, जरा ठीक से देखो, जल्दबाजी नहीं चाहिए, मैंने बोला बेटा जल्दबाजी नहीं करो। अब अगर मैं यहां पे एक लाइन खींच लूं, हाँ, अब इसी कंपाउंड को थोड़ा मैं उल्टा पुल्टा लिख दूं, मतलब यही ग्रुप्स, बस उनके अरेंजमेंट अगर चेंज करता हूं मैं, चलिए यहां पर ए, फिर यहां पर बी, यहां पर ये, यहां पर बी और यहां पर सी। अब इसकी मिरर इमेज अगर हम निकालेंगे
इसकी अगर मिरर इमेज हम निकालेंगे तो मिरर इमेज कैसे आएगी? देखो, ओके, ऑल म्यूट करो। अरे म्यूट तो किया था ना बेटा, सबको म्यूट तो किया था ना। ओ शिट, ये कैसे हो गया? ओ ऐसा हो रहा है क्या? ठीक है, एक ही मिनट। पार्टिसिपेंट, हाँ, फिर इसकी मिरर इमेज जरा ठीक से देखोगे आप, यहां पे सी आएगा। चलो यहां पे क्या आएगा बोलो मुझे, यहां पे क्या आएगा बोलो, यहां पे यस बी आएगा, यहां पे ए, यहां पे बोलो, इधर बोलो क्या आएगा, सी आएगा, यहां पे बोलो क्या आएगा, यस यहां पे बी आएगा, और यहां पे ए। अब मुझे बताओ देख के, ये मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है या नहीं है? सुपर इम्पोज करके इमेजिन करो, सुपर इम्पोज हो रही है या नहीं? नहीं है, मतलब वही कंपाउंड है, लेकिन इसके अगर अरेंजमेंट अलग से कर दिया जाए तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। मतलब अगर दो कायरल कार्बन है, यहां पे भी देखो दो कायरल कार्बन है, राइट, दो कायरल कार्बन है ना, तो दो कायरल कार्बन होने के बाद कंपाउंड ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल। यानी हो गया कायरल, सॉरी कायरल, यानी हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। वही कंपाउंड है, ठीक से देखना बेटे, कंपाउंड वही है, लेकिन उसका एक रूप ऑप्टिकली इनएक्टिव है, दूसरा रूप ऑप्टिकली एक्टिव है। सो सिंपल सी बात है, जब दो असिमेट्रिक कार्बन होते हैं तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है। समझ में आया क्या ये? लेकिन एक कायरल कार्बन होता है तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा। एक कायरल कार्बन है तो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेगा। तो मैं यहां पे बोल रहा हूं, देखिए, वन असिमेट्रिक कार्बन ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब क्या है? ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन दो असिमेट्रिक कार्बन है, तो उसमें दो आते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। तो ये जो है ना ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। दो से ज्यादा, टू और मोर असिमेट्रिक कार्बन अगर है तो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। तो इसको मैं थोड़ा सा लिखूं, और यहां लिखूं वन असिमेट्रिक कार्बन।
2 और मोर असिमेट्रिक कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। अब 3 होने के बाद क्या होता है ये हम नहीं देखेंगे। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये देखो, इसको अगर ऐसे बीच से लाइन मारोगे तो ये कंप्लीटली सिमेट्रिक हो रहा है क्या मॉलिक्यूल? एक दूसरे को देखो जरा, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है ना? ऐसे बीच से अगर लाइन मारोगे तो मतलब लेफ्ट वाला पार्ट बिल्कुल राइट की तरफ है, तो ठीक है ना? तो एक्चुअली क्या होता है ना, इस मॉलिक्यूल के अंदर लाइट के ऊपर ये पार्ट जो काम करता है बिल्कुल उसके उल्टा ये काम करता है, इसीलिए वो लाइट को रोटेट नहीं कर पाता। तो इसे बोलते हैं, इस मॉलिक्यूल को देखिए, जो हमारा अकेला जो कार्बन होता है ना, एक असिमेट्रिक वाला, ये वाला, ये खुद का इफेक्ट खुद नहीं कैंसिल कर सकता, लेकिन इसका इनएंशियोमर इसका इफेक्ट कैंसिल कर सकता है, राइट? सही बात है ना? यहां पे अगर इसके इनएंशियोमर को इसके साथ मिक्स किया जाए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है कि नहीं? बोलो एक बार, अरे बोलो रे, है ना? लेकिन इसको ना इनएंशियोमर की जरूरत नहीं है मिक्स करने की, ये खुद ही खुद को इनएक्टिवेट करता है। देखिए, अगर अकेला ये एक ही असिमेट्रिक कार्बन होता ना तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता, लेकिन ये दो दो असिमेट्रिक कार्बन है और ये ऐसे है कि ये एक दूसरे के इफेक्ट को बिल्कुल कैंसिल करते। देखिए, ये ए से लेकर सी जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और ये ए से लेकर सी जा रहा है क्लॉकवाइज, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ये खुद मॉलिक्यूल ही ऐसा है कि खुद ही खुद को इनएक्टिवेट कर देता है, उसका एक पार्ट उसके ही दूसरे पार्ट को इनएक्टिवेट करता है। लेकिन जो हमने रेसमिक मिक्सचर देखा था उसमें एक इनएंशियोमर दूसरे को इनएक्टिवेट करता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल खुद ही खुद को इनएक्टिवेट करता है। चलो बोलो, ये समझ में आया क्या? बोलो एक बार, ये समझ में आया क्या? हमारे पास दो है अभी तक, ठीक है ना? 1 असिमेट्रिक कार्बन वाला और 2 असिमेट्रिक कार्बन वाला। इसमें हम इसको नहीं देख रहे, इसको देख रहे। तो 1 असिमेट्रिक कार्बन वाले को इनएक्टिवेट करने के लिए उसका इनएंशियोमर डालना पड़ता है, और उसी को हम रेसमाइजेशन कहते हैं। 1 असिमेट्रिक कार्बन वाले को, ये जो ऊपर था ना हमारा एग्जांपल लैक्टिक एसिड का, ये है, इसमें एक ही ऑप्टिकली सॉरी असिमेट्रिक कार्बन है, इसमें एक ही असिमेट्रिक कार्बन है। देखिए, असिमेट्रिक और ऑप्टिकली एक्टिव ये बहुत ही कंफ्यूजन वाले टर्म्स है। तो जिसमें 1 असिमेट्रिक कार्बन है उसको इनएक्टिव करने के लिए दूसरा मॉलिक्यूल यूज करना पड़ता है। लेकिन ये जो कंपाउंड है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड खुद ही खुद को इनएक्टिवेट करता है, इसको इसके इनएंशियोमर की जरूरत ही नहीं। तो इनएक्टिव करना मतलब रेसमाइजेशन करना, इनएक्टिव करना मतलब रेसमाइजेशन करना। तो ये खुद ही खुद को रेसमाइज करता है, इसलिए बोलते हैं इसका इंटरनल रेसमाइजेशन। इंटरनल यानी दूसरे की जरूरत नहीं है, खुद ही खुद को करता है, इंटरनल रेसमाइजेशन। और ये वाले को इस वाले को इनएक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ता है, यानी इस वाले को, इस वाले को इनएक्टिव करने के लिए इसको मिलाना पड़ता है, मतलब इसका इफेक्ट ये कैंसिल कर देता है। इसलिए इसको इनएक्टिव करने के लिए दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत है, इसलिए इसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेसमाइजेशन। एक्सटर्नल यानी खुद को छोड़ के दूसरा, इंटरनल यानी खुद ही खुद को। इंटरनल इम्यूनिटी, एक्सटर्नल इम्यूनिटी। इंटरनल इम्यूनिटी यानी अपने अंदर ही होती है, तो ये खुद ही खुद को इनएक्टिवेट कर रहा है, इसलिए ये इंटरनल रेसमाइजेशन होता है इसमें। तो इनएक्टिव क्यों है ये वाला बंदा इनएक्टिव है ड्यू टू एक्सटर्नल रेसमाइजेशन या इंटरनल रेसमाइजेशन? बोलो एक बार, ये वाला बंदा बोलो एक बार। इंटरनल, सो दिस इज इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल रेसमाइजेशन। अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन काफी रिलेटेड कंसेप्ट है, इसलिए ये पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है? अब उसके बाद
ये जो है ना कंपाउंड, जो इंटरनल रेशमाइजेशन से इनएक्टिव होता है, मतलब ये वाला, इसे कहते हैं मेसो कंपाउंड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया जाता है केमिस्ट्री में, मेसो कंपाउंड्स। ठीक से देखना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये जो ये है ना, ये इंटरनल रेशमाइजेशन वाला, इसे कहा जाता है मेसो कंपाउंड्स। ये जो है ना, ये इंटरनल रेशमाइजेशन से जो इनएक्टिव है, ये है मेसो वाले, यानी इंटरनल रेशमाइजेशन। इंटरनल रेशमाइजेशन। चलिए, ये क्लियर है अभी तक? क्लियर है अब तक? यस। तो हमारा जो टेबल है ना बेटा, जो पीछे वाला टेबल है, ये वाला टेबल, ये थोड़ा हमारा चेंज किया जा सकता है। मतलब अब चेंज करूंगा मैं, पहले नहीं किया था मैंने, इसको अब चेंज करूंगा मैं, उसमें ऐड करूंगा ना थोड़ा सा। कौन सा पेज है ये? 108 वाला। ओह शिट। देखिए टेबल कैसे बनेगा अब। हमारे पास कार्बन है, देखिए ऐसे ही था ना, तो ऐसे ही लेंगे हम, इसी तरीके से। कार्बन के कौन से तरीके हैं हमारे पास? ठीक है, प्लेनार कार्बन, और दूसरा है नॉन प्लेनार। प्लेनार में हाइब्रिडाइजेशन कौन से आते हैं? sp और sp2। तो इसकी तो बात ही खत्म, ये तो हमेशा इनएक्टिव रहेंगे, हमेशा इनएक्टिव ही रहेंगे ऑप्टिकली। अब नॉन प्लेनार में बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो नॉन प्लेनार में आती है बेटा। नॉन प्लेनार में हमारे पास क्या क्या है? जीरो असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन यानी सी स्टार। उसके बाद वन असिमेट्रिक कार्बन, और वन के बाद टू और मोर सी स्टार। जीरो असिमेट्रिक कार्बन है तो ये ऑलवेज इनएक्टिव। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, सिर्फ मैं इनएक्टिव लिख रहा हूं। ठीक है, इसके आगे जीरो सी स्टार है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। वन सी स्टार है तो ऑप्टिकली एक्टिव। दो या दो से ज्यादा है तो इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। एक्टिव भी होते हैं
इनएक्टिव भी होते हैं। जो इनएक्टिव होते हैं इन्हें मेजो कंपाउंड्स कहा जाता है। मेजो कंपाउंड्स जो कि इंटरनल रेशमाइजेशन से ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से आपका टेबल दिखेगा। ठीक है, पूरी ऑप्टिकल एक्टिविटी इस टेबल में अभी कवर्ड है। क्या आपको ये क्लियर है? चलो जरा क्लियर है क्या बोलो? यस, यस, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब इसको लिख लो बेटा। ये वाला पेज पहले लिख लो, ये वाला पेज पहले लिख लो, उसके बाद ये वाला लिख लो, आगे का बाद में देखेंगे।